हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, और टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को डिस्कस करते हुए हम इक्वेशन नंबर 10 तक पहुंच चुके थे। इस पार्ट 1 का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम जीरो ऑर्डर परटर्बेशन, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एंड सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी 10th इक्वेशन निकल के आई थी पार्ट 1 में, वो थी हमारे पास आइटा एच का डी बाई डी टी ए एम टी इज इक्वल टू लैम्डा समेशन एन ए एन टी एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी एच डैश एम एन। ये हमारी 10th इक्वेशन थी। तो स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारे टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट्स हैं ए एम टी, इसका जो टाइम डेरिवेटिव है वो लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में लैम्डा आ रहा है। अगर AMT का टाइम डेरिवेटिव लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है तो AMT भी लैम्डा पर डिपेंड करेगा, और AMT को हम लैम्डा की टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं, एक सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं AMT को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। वो हम कैसे लिखेंगे? Now AMT can be expanded in terms of lambda as follows। AMT को हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर 0 AM 0 t प्लस लैम्डा 1 AM 1 t प्लस लैम्डा स्क्वायर AM 2 t प्लस अप टू सो ऑन। यहां पर ये जो AM के ऊपर आप 0 1 2 देख रहे हैं, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ परटर्बेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर AMT की पावर आप इसको 0 नहीं बोलेंगे, इसको आप AM0t बोलेंगे। ये AMT की पावर 1 नहीं है, इसे आप AM1t बोलेंगे। और ये AMT के पावर 2 नहीं है, ये AM2t है। यहां पर ये 2 सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 0 जो है वो जीरो ऑर्डर परटर्बेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जो हमारे पास लैम्डा के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं वो लैम्डा की पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लैम्डा की पावर 0 है, ये लैम्डा की पावर 1 है, और ये लैम्डा की पावर 2 है, एंड सो ऑन। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर हम AMT को ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसी प्रकार से ANT को भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। हम M को रिप्लेस कर सकते हैं N से। M एक नंबर है, आप M की जगह पर N भी ले सकते हैं। तो ANT को हम लिख सकते हैं लैम्डा 0 AN 0 t प्लस लैम्डा 1 AN 1 t प्लस लैम्डा स्क्वायर AN 2 t प्लस सो ऑन। इन दोनों को मिलाकर हम 11th इक्वेशन दे देते हैं। तो 11th इक्वेशन से AMT की वैल्यू और ANT की ये एक्सपेंशन वाली सीरीज जो है उठाकर हम यहां पर पुट करेंगे AMT की जगह पर, और इस ANT की जगह पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 11 इन 10 वी गेट आइटा एच का डी बाई डी टी। AMT की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है लैम्डा 0 AM 0 t प्लस लैम्डा 1 AM 1 t प्लस लैम्डा स्क्वायर AM 2 t प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू लैम्डा समेशन n। इस ANT की जगह पर हम ये सीरीज पुट करेंगे, लैम्डा 0 AN 0 t प्लस लैम्डा 1 AN 1 t प्लस लैम्डा स्क्वायर AN 2 t अप टू सो ऑन, और बाहर आपके पास एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा MNT और H डैश MNB है। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 12th इक्वेशन के दोनों तरफ लैम्डा की पावर 0 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लैम्डा की पावर 0 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 12 वी गेट। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, लैम्डा की पावर 0 आपको यहां पर मिल रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, आइटा एच का डी बाई डी टी और साथ में AM0t होगा। और यहां पर कहीं पर भी लैम्डा 0 नहीं है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो लैम्डा 0 कोफिशिएंट होगा वो ये होगा। इज इक्वल टू में आ जाइए, यहां पर देखिए आपको लैम्डा 0 कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर लैम्डा 0 है, बट यहां पर बाहर लैम्डा भी है। जब आप लैम्डा को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो है वो लैम्डा की पावर 1 वाली बन जाएगी। तो यहां पर राइट हैंड साइड में कहीं पर भी आपको लैम्डा की पावर 0 वाला कोफिशिएंट नहीं देखने को मिलेगा। आप इस लैम्डा 0 को यहां से हटा भी सकते हैं, क्योंकि लैम्डा की पावर 0 जो है वो 1 होता है। तो इस लैम्डा को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्डा वाला टर्म बन जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर वाला, ये लैम्डा क्यूब वाला। तो राइट हैंड साइड में आपको लैम्डा 0 वाला कोई भी कोफिशिएंट देखने को नहीं मिलेगा राइट हैंड साइड में, तो इक्वल टू में यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये हमारी A इक्वेशन होगी। अब हम दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे लैम्डा की पावर 1 के 12th इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए लैम्डा की पावर 1 यहाँ पर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आइटा एच का डी बाई डी टी AM1t डी बाई डी टी AM1t साथ में आइटा एच कट है इज इक्वल टू में यहाँ पर लैम्डा की पावर 1 वाला कोफिशिएंट कौन सा बनेगा, ये लैम्डा जब अब इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये जो कोफिशिएंट है
वो लैम्डा की पावर 1 वाला कोफिशिएंट होगा, साथ में ये टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो राइट हैंड साइड में लैम्डा की पावर 1 का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा समेशन n a n 0 t, और साथ में है हमारे पास एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t h डैश mn, ये हमारी बी इक्वेशन होगी। बी इक्वेशन में यहां पर h डैश nm नहीं h डैश mn आएगा, क्योंकि यहां पर h डैश mn है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स अब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 12। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 12 वी गेट, यहां पर देखिए लैम्डा स्क्वायर वाला कोफिशिएंट क्या है, ये है am2t, और साथ में मल्टीप्लाई में ये है आइटा h का d बाई डी टी। तो यहां पर आ जाएगा आइटा h का d बाई डी टी am2t इज इक्वल टू में यहां पर लैम्डा स्क्वायर वाला कोफिशिएंट कौन सा बनेगा, जब हम लैम्डा को इस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर जो लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो होगा an1t मल्टीप्लाई दिस, और आगे समेशन भी आप लगाएंगे। तो यहां पर बनेगा राइट हैंड साइड में समेशन n an1t एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mnt, और यहां पर h डैश अगेन यहां पर nm नहीं mn आएगा, ये हमारी सी इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सबसे पहले जीरो ऑर्डर परटर्बेशन के बारे में। जीरो ऑर्डर परटर्बेशन के लिए आपको जो इक्वेशन यूज करनी है वो है इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि यहां पर am t की पावर में जीरो है, am0t है, जीरो यहां पर जीरो ऑर्डर परटर्बेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आप ए इक्वेशन का यूज करेंगे, फ्रॉम ए वी हैव आइटा h का d बाई डी टी am0t इज इक्वल टू जीरो है यहां पर, तो आइटा h कट को जीरो के नीचे भेजेंगे तो ये बन जाएगा d बाई डी टी am0t इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव जीरो है मींस वो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, मींस am0t जो है वो कांस्टेंट है। अगर am0t कांस्टेंट है तो m को अगर हम n से रिप्लेस कर दें तो an0t भी कांस्टेंट हो जाएगा, मींस an0 जो है वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं करेगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो an0t इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये है कि an0 जो है वो टाइम के साथ डिपेंड ही नहीं करेगा। तो an0 जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया है, इस चीज का आपने यहां पर ध्यान रखना है जीरो ऑर्डर परटर्बेशन में। तो फिफ्थ इक्वेशन में हमने जो साई आर वेक्टर कॉमा टी था उसको हमने एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आयन स्टेट्स ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के फॉर्म में लिखा था, जो कि कुछ इस प्रकार से था समेशन n a n t साई n 0 r वेक्टर कॉमा टी। यहां पर ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन थी पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर परटर्बेशन के बाद जो हमारा फंक्शन जो हमारा सिस्टम होगा उसकी जो आयन स्टेट होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। जीरो ऑर्डर परटर्बेशन के बाद जो सिस्टम की आयन स्टेट होगी वो होगी साई आर वेक्टर कॉमा टी। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट से an0t वो कांस्टेंट है, टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो an t जो है जब टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो ये समेशन लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ये टाइम से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं ये वाले कोफिशिएंट्स जीरो ऑर्डर परटर्बेशन के लिए। तो इस an t की जगह पर कौन सा कोफिशिएंट आएगा, जीरो ऑर्डर परटर्बेशन वाला कोफिशिएंट आएगा, जो कि हमारे पास है an0, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहां पर समेशन लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आपकी जो राइट हैंड साइड होगी उसमें an t की जगह पर आप पहले तो जीरो ऑर्डर परटर्बेशन वाला कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है an0, और साथ में आप लिखेंगे साई n0 r वेक्टर कॉमा t। इस जीरो को भी आप चाहें तो ब्रैकेट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो आयन स्टेट्स हैं ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की आयन स्टेट्स हैं। तो यहां पर तो ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, तो यहां पर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। जीरो लगाने का मतलब सिंपल यही है ऊपर कि ये जो आयन स्टेट्स हैं वो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की आयन स्टेट्स हैं, और ये जो आयन स्टेट्स हैं ये पर्टर्ब्ड सिस्टम की आयन स्टेट्स हैं। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर परटर्बेशन के बाद जो सिस्टम का आयन स्टेट होगी वो ये होगी, जो कि इसके बराबर होगी। अब हमें an0 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है 13th इक्वेशन, इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए आपको सिंपली क्या करना है, वेव फंक्शन के ऊपर स्टार लगा देना है। तो साई स्टार हो गया इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, साई स्टार आर वेक्टर कॉमा टी इज इक्वल टू an0 जो है वो एक रियल नंबर है, यहाँ पर टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो an0 का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो an0
n0 ही होगा, और इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा उसे हम लिखेंगे साई n0 r वेक्टर कॉमा t के ऊपर हमने स्टार लगा दिया। ये 14th इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, 14th इक्वेशन को 13th इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे ओवर द वॉल्यूम्स पे डी टाउ वी गेट। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को इस टर्म के साथ, तो आपको मिलेगा साई स्टार आर वेक्टर कॉमा टी इज इक्वल टू साई आर वेक्टर कॉमा टी इज इक्वल टू, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए एन जीरो साई एन जीरो आर वेक्टर कॉमा टी स्टार मल्टीप्लाई में ए एन जीरो साई एन जीरो आर वेक्टर कॉमा टी। तो ए एन जीरो और ए एन जीरो तो मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे ए एन जीरो का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे ए एन जीरो, और यहाँ पर ऊपर आप यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर परटर्बेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लगा ही देते हैं इसके इस तरह से, और यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर करना है तो इस तरह से स्क्वायर करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आया है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है ओवर द वॉल्यूम स्पेस डी टाउ। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, ये तो कांस्टेंट है इसे आप बाहर रखिए, और यहाँ पर डी टाउ लगा दीजिए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने इस इक्वेशन से इस ए एन जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, उस ए एन जीरो की वैल्यू को फाइंड करके हमें यहाँ पर पुट करना है। वहाँ से हमें जीरो ऑर्डर परटर्बेशन का फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमें ये देखने को मिलेगा कि क्या जीरो ऑर्डर परटर्बेशन के कारण सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा कि नहीं, ये हम चेक करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिराग नोटेशन में लिखेंगे। हमें पता है इंटीग्रेशन साई स्टार फाई डी टाउ को डिराग नोटेशन में इस तरह से लिखा जाता है, ब्रा साई कैट फाई, मींस इनर प्रोडक्ट ऑफ साई फाई के टर्म्स में लिखा जाता है। मींस ये जो इंटीग्रेशन है ये इनर प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शंस साई एंड फाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये डिराग नोटेशन जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। इन डिराग नोटेशन अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस टर्म को डिराग नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रा साई आर वेक्टर कॉमा टी कैट साई आर वेक्टर कॉमा टी, क्योंकि यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो यहाँ पर साई स्टार आर वेक्टर कॉमा टी है। जैसे यहाँ पर साई स्टार था तो हमने यहाँ पर सिंपल साई लिखा था, तो यहाँ पर साई स्टार आर वेक्टर कॉमा टी की जगह पर हम सिंपल लिखेंगे साई आर वेक्टर कॉमा टी। और यहाँ पर वेव फंक्शन साई है और यहाँ पर फाई था, तो यहाँ पर हमने कैट ब्रैकेट में फाई लिखा था, तो हम कैट ब्रैकेट में यहाँ पर ये वाला वेव फंक्शन लिखेंगे साई आर वेक्टर कॉमा टी इज इक्वल टू ए एन जीरो स्क्वायर। इज यहाँ पर भी हम डिराग नोटेशन का यूज करेंगे। इस टर्म को हम ब्रा ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रा साई एन जीरो आर वेक्टर कॉमा टी, और इस वेव फंक्शन को हम कैट ब्रैकेट में लिखेंगे साई एन जीरो आर वेक्टर कॉमा टी। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि दो सेम वेव फंक्शंस का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, मींस ब्रा साई कैट साई इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर भी वेव फंक्शन साई है और यहाँ पर भी वेव फंक्शन साई है, तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 हो जाएगा, इक्वल टू ए एन जीरो का स्क्वायर। यहाँ पर भी वेव फंक्शन साई एन जीरो है और यहाँ पर भी वेव फंक्शन साई एन जीरो है, तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए एन जीरो स्क्वायर है वो 1 के बराबर आ जाएगा। ए एन जीरो स्क्वायर अगर 1 के बराबर है तो ए एन जीरो की वैल्यू भी 1 होगी। ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। मीन्स जो हमारा ए एन जीरो कॉफिशिएंट है जो हमारे पास 1 आ चुका है, तो इस ए एन जीरो इक्वल टू 1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 13th इक्वेशन में। यूजिंग 15 इन 13 वी गेट साई आर वेक्टर कॉमा टी इज इक्वल टू, इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे तो इक्वल टू में सिंपली साई एन जीरो आर वेक्टर कॉमा टी आ जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जीरो ऑर्डर परटर्बेशन की फाइनल इक्वेशन है। ये हमें क्या बता रही है, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट थी सिस्टम की जब हमने उस पर परटर्बेशन अप्लाई नहीं की थी, और ये हमारे पास फाइनल स्टेट है सिस्टम की जब हमने सिस्टम पर जीरो ऑर्डर परटर्बेशन अप्लाई किया, तो हमारे पास सिस्टम की स्टेट ये निकल के आ रही है। तो सिस्टम की जीरो ऑर्डर परटर्बेशन अप्लाई करने के बाद जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम के बराबर है। मींस यहाँ पर जो स्टेट है सिस्टम की जीरो ऑर्डर परटर्बेशन के कारण चेंज नहीं होगी। सिस्टम जिस स्टेट में था इनिशियली तो वो फाइनली भी उसी स्टेट में ही रहेगा। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है
सिस्टम की साई एन जीरो आर वेक्टर कॉमा टी, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आई एन वैल्यूज थी वो हमने ई एन जीरो ली थी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर परटर्बेशन करने के बाद भी सिस्टम जो है वो इसी स्टेट में रहेगा। मीन जीरो ऑर्डर परटर्बेशन करने के बाद जो सिस्टम की फाइनल स्टेट होगी साई आर वेक्टर कॉमा टी वो इसके बराबर ही होगी। मीन्स यहाँ पर कहीं पर भी आपको ट्रांजिशन होती हुई नहीं दिखाई देगी। सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम की यहाँ पर स्टेट ही चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 16। तो आप इस लाइंस को वर्ड्स में लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 16 इट इज क्लियर दैट ड्यू टू जीरो ऑर्डर परटर्बेशन स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज एंड नो ट्रांजिशन टेक प्लेस बिटवीन टू स्टेट्स। तो 16th इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो सिस्टम की फाइनल स्टेट होगी जीरो ऑर्डर परटर्बेशन के कारण वो इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम के बराबर होगी जब हमने सिस्टम पर परटर्बेशन अप्लाई नहीं की थी। तो यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं होगी सिस्टम की, जीरो ऑर्डर परटर्बेशन के कारण स्टेट नहीं चेंज होगी, तो दो स्टेट्स के बीच में आपको यहाँ पर ट्रांजिशन भी देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज द मेन रिजल्ट ऑफ जीरो ऑर्डर परटर्बेशन। आइए बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के बारे में, और हम देखेंगे कि क्या फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के बाद सिस्टम की स्टेट चेंज होगी या सेम रहेगी। वो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के रिजल्ट से हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर बी का। जीरो ऑर्डर परटर्बेशन के लिए हमने इक्वेशन नंबर ए का यूज किया था, जो हमने पिछले सेक्शन में ए बी सी इक्वेशंस लिखी थी। अब हम यहाँ पर बी इक्वेशन का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन बी वी हैव आइटा एच का डी बाई डी टी एम वन टी इज इक्वल टू समेशन एन ए एन जीरो टी एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी एच डैश एम एन, ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ए एन जीरो की वैल्यू निकाली है। वो अलग बात है कि ए एन जीरो जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बट ए एन जीरो की वैल्यू का मतलब ए एन जीरो टी की ही वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 1 निकाली है 15th इक्वेशन में। तो ये वैल्यू 15th इक्वेशन से उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 15 इन 17 वी गेट आइटा एच का डी बाई डी टी एम वन टी इज इक्वल टू समेशन एन, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी एच डैश एम एन आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इस आइटा एच कट को नीचे ले जाते हैं। तो ये बनेगा डी बाई डी टी एम वन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आइटा एच कट, एच डैश एम एन को पहले लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, ए एम वन टी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ताकि इंटीग्रेशन से ये टाइम डेरिवेटिव कैंसिल हो जाए। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हम करेंगे उसकी लिमिट्स क्या रहेंगी। हम मान लेते हैं कि जो हमारी परटर्बेशन है वो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t टाइम तक एक्ट कर रही है। मींस एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बीच में ही हमारी परटर्बेशन जो है वो एक्ट कर रही है। फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन t, इस टाइम के लिए हमारी परटर्बेशन एक्ट कर रही है। तो 0 से पहले जब टाइम जब हमने मेजर करना शुरू किया था उससे पहले कोई परटर्बेशन एक्ट नहीं कर रही है, और t इक्वल टू t टाइम के बाद कोई परटर्बेशन एक्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम जो लिमिट्स लेंगे इंटीग्रेशन की वो 0 टू t लेंगे। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, लेट द परटर्बेशन इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t ओनली, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t विद बिटवीन द लिमिट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू t वी गेट। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बचेगा हमारे पास am1t इज इक्वल टू 1 अपॉन आइटा एच कट, एच डैश एम एन जो है वो t का फंक्शन नहीं है, तो इसे हमने बाहर ले लिया एच डैश एम एन, और यहाँ पर जो t का फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी, इसका इंटीग्रेशन कर दिया t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक, एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी डी टी। इस टर्म का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx हमारे पास होता है e की पावर ax बाय a। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी, और साथ में नीचे t का कोफिशिएंट आ जाएगा जो कि है आइटा ओमेगा एम एन, और यहाँ पर लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू t। आइटा ओमेगा एम एन को बाहर ले लेंगे, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो गया ओमेगा एम एन एच कट। यहाँ पर हम लिमिट्स पुट करेंगे, t की जगह t पुट किया तो एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी आ गया, t की जगह 0 पुट किया तो माइनस एक्सपोनेंशियल 0 आ गया। एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा am1t आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया, माइनस एच डैश एम एन अपॉन ओमेगा एम एन एच कट। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी -1 आ गया, ये 18th इक्वेशन होगी। इस टर्म को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे e की पावर आइटा x माइनस 1 को। e की पावर आइटा x को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है। e की पावर आइटा थीटा को हम लिखते हैं cos साइन की टर्म्स में, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो e की पावर
आइटा एक्स को हम लिखेंगे कॉस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स, साथ में -1 है यहाँ पर, और यहाँ पर हम -1 पहले लिख देते हैं, फिर कॉस एक्स लिख देते हैं, प्लस का आइटा साइन एक्स लिख देते हैं। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे, -1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ये, प्लस आइटा साइन एक्स, हमारी लेफ्ट हैंड साइड सेम चल रही है। 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, आगे माइनस साइन है, प्लस आइटा साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। इस माइनस साइन को हम आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यही करेंगे, एक बार आइटा एक्स -1 इज इक्वल टू 2 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये वाली टर्म प्लस आइटा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, इसमें से और इस पूरी टर्म में से 2 आइटा साइन एक्स बाय 2 कॉमन आ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, एक बार आइटा एक्स -1 इज इक्वल टू 2 आइटा साइन एक्स बाय 2, अंदर रह जाएगा हमारे पास कॉस एक्स बाय 2 और साथ में रह जाएगा यहाँ पर आइटा साइन एक्स बाय 2 प्लस आइटा साइन एक्स बाय 2। यहाँ पर भी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को हम एक बार आइटा थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर x बाय 2 लिखा हुआ है, x बाय 2 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा e की पावर आइटा x बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा 2 आइटा साइन x बाय 2 मल्टीप्लाई में e की पावर आइटा x बाय 2, यहाँ पर आइटा भी आपको लगाना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस रिजल्ट पे एक लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट क्या रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर आइटा x -1 हमारे पास क्या बन जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 2 आइटा साइन x बाय 2 और यहां पर x की जगह हम 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगा e की पावर 0। हमने यहां पर x की जगह 0 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि अगर हम साइन 0 कर दें और यहां पर भी e की पावर 0 कर दें, e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। बट e की पावर आइटा x -1 जो है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो आपको सिर्फ e की पावर में जहां पर x है वहां पर लिमिट को पुट करना है, मींस x की जगह पर 0 पुट करना है। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर आइटा x -1 इक्वल टू को हम लिख सकते हैं 2 आइटा साइन x बाय 2। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहां पर e की पावर में क्या है, आइटा ओमेगा mn t है, तो हम इस रिजल्ट में पुट x इज इक्वल टू आइटा ओमेगा mn t। हम ऐसा लिमिट क्यों पुट की हमने x इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो हमारी पर्टर्बेशन जो हमने अप्लाई की है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लाई की है, मींस ये जो टर्म है हमारे पास वो बहुत छोटी है, 0 को अप्रोच कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पर x अप्रोचेस टू 0 लिया था और यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए हमने पर्टर्बेशन को अप्लाई किया है, मींस हमारे इस केस में x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इस रिजल्ट में अगर हम x की जगह पर आइटा ओमेगा mn t पुट कर दें तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, आइटा e की पावर को हम सिंपली एक्सपोनेंशियल लिख देते हैं, आइटा x की जगह पर हम ये पुट कर रहे हैं, x की जगह पर आपको पुट करना है ओमेगा mn t, आइटा तो पहले से ही दिया हुआ है, आइटा ओमेगा mn t -1 को आप लिख सकते हैं 2 आइटा साइन x की जगह पर आप पुट कर रहे हैं ओमेगा mn t और नीचे हमारे पास है इसके 2। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया है, इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो ये निकल के आई है, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 19। देखिए स्टूडेंट्स आप एग्जाम में यहां से लेके ये सारे स्टेप्स जो हैं वो स्किप कर सकते हैं, आप सीधा ये लिख सकते हैं, वी नो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की बार आइटा x -1 जो है वो 2 आइटा साइन x बाय 2 के बराबर होता है। सीधा आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 18th इक्वेशन के बाद ये आपको समझाने के लिए बताया था कि ये जो है वो इसके बराबर कैसे निकल के आता है। आप चाहें तो एग्जाम में ये सारे स्टेप स्किप करके सीधा यहां से शुरू कर सकते हैं, आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आप क्या करेंगे, इस टर्म की जगह पर ये पुट करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन के कारण ट्रांजिशन हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती, सिस्टम की स्टेट चेंज होती है कि नहीं होती। अगर सिस्टम की स्टेट चेंज होती है तो उस न्यू स्टेट में जाने की सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वो हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 19th इक्वेशन से एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t की वैल्यू ये वाली उठाकर यहां पर पुट करेंगे 18th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 19 इन 18 वी गेट am1t इज इक्वल टू माइनस h डैश mn बाय ओमेगा mn h कट। इसकी जगह पर हम पुट करेंगे
2 आइटा साइन ओमेगा एम एन टी बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई 20th इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि जो AM1T की जो वैल्यू निकल के आई है हमारे पास फाइनल वैल्यू, वो नॉट इक्वल टू 0 निकल के आई है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फ्रॉम इक्वेशन 5 में हमारे पास क्या था, जो साई आर वेक्टर टी था वो समेशन एन ए एन टी साई एन 0 आर वेक्टर टी के बराबर था। ये हमारे पास सिस्टम की इनिशियल स्टेट थी और ये सिस्टम की फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के कारण जो सिस्टम की फाइनल स्टेट होगी वो क्या होगी, ये जो कॉफिशिएंट हमारे पास निकल के आया है टाइम डिपेंडेंट कॉफिशिएंट AM1T, ये mth स्टेट के लिए निकल के आया है। ये जो कॉफिशिएंट है ये स्टेट साई एम आर वेक्टर कॉमा टी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर m है नीचे और ये फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके पास ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के कारण सिस्टम की जो फाइनल आयन स्टेट होगी वो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। साई की जगह पर हम ये लिखेंगे साई एम आर वेक्टर कॉमा टी समेशन, और इस ANT की जगह पर हम लिखेंगे AM1T, और यहां पर हमारे पास इनिशियल स्टेट आएगी साई एन 0 आर वेक्टर कॉमा टी, और यहां पर जो लिमिट होंगी अब वो m हो जाएंगी। तो m की वैल्यू जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती हैं। मींस फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के बाद सिस्टम की यहां पर स्टेट चेंज होगी, क्योंकि सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेट साई एम 0 आर वेक्टर कॉमा टी से इस फाइनल स्टेट साई एम आर वेक्टर कॉमा टी में ट्रांजिशन करेगा। तो जीरो ऑर्डर परटर्बेशन में हमारे पास स्टेट जो है वो सेम रह रही थी साई एन 0 आर वेक्टर कॉमा टी। सिस्टम की स्टेट में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा था, कोई भी हमें ट्रांजिशन देखने को नहीं मिल रही थी दो स्टेट्स के बीच में। बट यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के बाद सिस्टम जो है वो साई एन 0 आर वेक्टर कॉमा टी से ट्रांजिशन करेगा इस स्टेट साई एम आर वेक्टर कॉमा टी से, क्योंकि जो इसका कॉफिशिएंट है टाइम डिपेंडेंट कॉफिशिएंट AM1T वो नॉन जीरो निकल के आया है, आप 20th इक्वेशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के बाद आपको इन दो स्टेट्स में ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिलेगी, और ट्रांजिशन के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक फोटोन इंसिडेंट करवाना होगा जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इतनी होगी ओमेगा एम एन। और ये आपको बताया था कि ओमेगा एम एन किसके बराबर था, इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के डिवाइडेड बाय एच कट के बराबर था। ये पार्ट 1 में सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि ओमेगा एम एन जो है वो इसके बराबर होता है। तो अगर आप इतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे तो मीन्स आप सिस्टम पर परटर्बेशन करेंगे, परटर्बेशन के कारण जो हमारा सिस्टम है वो इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, जो कि टाइम डिपेंडेंट होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिस्टम के एमएस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। पहले आप यहाँ लाइन लिखेंगे, फ्रॉम 20 इट इज क्लियर दैट ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम साई एन 0 आर वेक्टर कॉमा टी टू साई एम आर वेक्टर कॉमा टी, सो देयर विल बी ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट साई एन 0 आर वेक्टर टी टू स्टेट साई एम आर वेक्टर कॉमा टी। तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के कारण जो हमारा जो कॉफिशिएंट है AM1T फर्स्ट ऑर्डर टाइम डिपेंडेंट कॉफिशिएंट वो नॉन जीरो निकल के आया है, जिसकी वजह से हमारे पास साई एम आर वेक्टर कॉमा टी की वैल्यू ये देखने को मिलेगी। तो मीन्स यहाँ पर जो सिस्टम की ट्रांजिशन है वो इस स्टेट से इस स्टेट में होगी ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन। प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज इन साई एम आर वेक्टर कॉमा टी इज गिवन बाय, ये हमारे पास AM1T जो है वो इस स्टेट के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस AM1T के मॉड का स्क्वायर करें, एम्पलीट्यूड के मॉड का स्क्वायर करें, तो सिस्टम के m स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी सिस्टम साई एम आर वेक्टर कॉमा टी स्टेट में है, तो वो प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे PM1 से। 1 क्या शो कर रहा है कि ये हम फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और ये प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट होगी। तो प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम एम साई एम आर वेक्टर कॉमा टी स्टेट में होगा उसे आप PM1T से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास इक्वल टू होगी इस एम्पलीट्यूड के मॉड के स्क्वायर के बराबर। तो स्टूडेंट्स आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर AM1T की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने 20th इक्वेशन में निकाली है, जो कि है हमारे पास -H' mn, नीचे है ओमेगा mn
साथ में है एच कट, साथ में है 2 आइटा साइन ओमेगा एम एन टी बाय 2, और यहां पर हमारे पास ऊपर स्क्वायर भी है इस तरह से। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो PM1T का जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एच डैश एम एन का स्क्वायर हो जाएगा एच डैश एम एन स्क्वायर, और नीचे ओमेगा स्क्वायर एम एन हो गया, और साथ में एच कट स्क्वायर हो गया। इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आइटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर -1 होता है, -1 अगेन +1 हो जाएगा। तो ये माइनस साइन भी खत्म हो गया और आइटा भी खत्म हो गया। यहाँ से आपको सिंपली साइन का स्क्वायर कर देना है और यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी कि सिस्टम जो है वो m स्टेट में होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के बाद सिस्टम की इस स्टेट से न्यू स्टेट में ट्रांजिशन हो गई है, और यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। मींस सिस्टम जो है इस इनिशियल स्टेट से फर्स्ट स्टेट में भी जा सकता है, सेकंड स्टेट में भी जा सकता है, किसी और स्टेट में भी जा सकता है, क्योंकि m की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन होगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी IN वैल्यू होगी वो EM0 होगी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन के बारे में। सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन के बाद क्या सिस्टम में ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा वो हमें चेक करना है, और सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर सी का। इक्वेशन नंबर सी के अकॉर्डिंग हमारे पास था आइटा एच कट डी बाई डी टी AM2T इज इक्वल टू समेशन एन ए एन टी एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी एच डैश एन एम था। तो इसके बाद आपको क्या करना है, m को l से रिप्लेस करना है और n को m से रिप्लेस करना है। ये m n जो है वो एक नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ m लिखा है वहाँ l लिख दो, और जहाँ n लिखा है वहाँ पर m लिख दो। तो आपको मिलेगा आइटा एच का डी बाई डी टी, इस m की जगह पर l आ गया, AL2T इज इक्वल टू समेशन n की जगह पर m आ गया, n की जगह पर m आ गया, AM1T एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा, m की जगह पर l, n की जगह पर m, t h डैश, m की जगह पर l, n की जगह पर m आ गया। ये हमारी 22nd इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, AM1T की वैल्यू हमने पिछले सेक्शंस में निकाली थी इंटीग्रल की फॉर्म में। वो क्या वैल्यू थी, AM1T जो है वो 1 अपॉन आइटा एच कट इंटीग्रेशन 0 टू टी एच डैश एम एन एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी डी टी के बराबर था। तो AM1T की ये वैल्यू उठाकर आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। तो आपको मिलेगा आइटा एच कट डी बाई डी टी AL2T इज इक्वल टू समेशन m। इस AM1T की जगह पर हम ये पूरा पुट करेंगे 1 अपॉन आइटा एच कट इंटीग्रेशन 0 टू टी एच डैश एम एन एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी डी टी, और साथ में है हमारे पास एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एल एम टी एच डैश एल एम। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस आइटा एच कट को नीचे भेज देना है और इस 1 अपॉन आइटा एच कट को बाहर ले लेना है। तो 1 अपॉन आइटा एच कट इंटू 1 अपॉन आइटा एच कट हो गया समेशन m इंटीग्रेशन 0 टू टी एच डैश एम एन एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी डी टी एक्सपोनेंशियल ओमेगा एल एम टी एच डैश एल एम आ जाएगा। आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो गया, आइटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा, और एच कट इंटू एच कट हो जाएगा एच कट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बाहर -1 अपॉन एच कट स्क्वायर। तो ये काम आप इसी स्टेप में कर देंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, AL2T की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा बिटवीन लिमिट 0 टू टी, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी परटर्बेशन है वो कांस्टेंट परटर्बेशन है जो कि 0 से लेकर t टाइम के बीच में एक्ट कर रही है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t बिटवीन लिमिट 0 टू t वी गेट। तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो AL2T की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 अपॉन एच कट स्क्वायर समेशन m। जो हमने इंटीग्रेशन किया है वो इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाना है 0 टू t, एक इंटीग्रेशन अंदर भी है 0 टू t एच डैश एम एन एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी डी टी, और साथ में एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एल एम टी एच डैश एल एम, और जो हमने अब इंटीग्रेशन किया है उसका डी टी यहाँ पर आ जाएगा सबके सबसे लास्ट में। तो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। AL2T ये सब कुछ टी में हो गया है। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, बुक वाली लैंग्वेज लिखने के लिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे समेशन m। यहाँ पर जो लिमिट्स होंगी वो होंगी t डैश इक्वल टू 0 से लेके t डैश इक्वल टू t तक। मीन्स जो हमने बाद में इंटीग्रेशन किया है ये वाला,
उसकी जो लिमिट्स हमने ली हैं टी डैश इक्वल टू टी से टी डैश इक्वल टू टी तक ली हैं। मीन्स इस डी टी के ऊपर डी टी डैश लिखेंगे और इस टी को हम टी डैश लिखेंगे। और ये जो हमारे पास अंदर वाला इंटीग्रेशन था इसकी लिमिट ध्यान से देखिए, हम ऐसे लिख रहे हैं टी डबल डैश इक्वल टू 0 टू टी डबल डैश इक्वल टू टी डैश एच डैश एम एन एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन। इसको हमने टी डबल डैश से रिप्लेस कर देना है और इसको हमने डी टी डबल डैश से रिप्लेस कर देना है और यहाँ बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी ये वाली। उसके बाद एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एल एम, इसको हमने टी को टी डैश से रिप्लेस किया है और इस एच डैश एल एम ऐसे ही रहेगा और इस डी टी को हमने डी टी डैश से रिप्लेस किया है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा ये टी डबल डैश है, टी डबल डैश और टी डबल डैश की लिमिट्स हमने ली हैं 0 से टी डैश तक, तो ये टी डैश की टर्म्स में आंसर आएगा। ये भी टी डैश के टर्म्स में हो जाएगा और ये भी टी डैश की टर्म्स में है। और जब आप इस को सॉल्व करके टी डैश का फंक्शन ऑब्टेन करेंगे और उसके साथ में एक और टी डैश का फंक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन जो है वो टी डैश के टर्म्स में हो जाएगा और टी डैश की लिमिट्स हैं 0 से लेके टी डैश इक्वल टू टी तक। तो फाइनल आंसर जो है वो आपका यहां से लेके यहां तक जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो है वो आपका टी के टर्म्स में ही आएगा। आप चाहें तो एग्जाम में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा। आप और अच्छे तरीके से बुक वाली लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो इस AL2T के एक्सप्रेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन सॉल्व होके आएगा वो टी की टर्म्स में आएगा, ये भी टी की टर्म्स में आएगा, ये भी टी की टर्म्स में आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बट ये लिखने का तरीका थोड़ा सा हमने बुकिश लैंग्वेज वाला कर दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो AL2T की जो फाइनल एक्सप्रेशन है हमारे पास वो आ चुका है। इसके बाद थोड़ा सा काम और बचा है सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन का, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने AL2T का फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड कर लिया था और यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि जो AL2T है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमारी 22nd इक्वेशन होगी। इसे आप चाहें तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर फाइनल आपको सॉल्व करना होगा। वो काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आपको एग्जाम में सिर्फ AL2T के यहां तक वैल्यू निकाल के आनी है, जिसमें आपने ये शो करना है कि जो AL2T की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन के लिए। और AL2T जो है वो कौन सी स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट है, वो है हमारे पास साई एल आर वेक्टर कॉमा टी के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि ये जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो निकल के आया है। मीन सिस्टम जो है वो सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन के बाद साई एम स्टेट से एक न्यू स्टेट साई एल आर वेक्टर कॉमा टी में ट्रांजिशन करेगा और इसकी जो एनर्जी आयन वैल्यू होगी स्टेट की वो होगी हमारे पास EL0, क्योंकि ये जो कॉफिशिएंट है वो नॉन जीरो निकल के आया है इसलिए। तो साई एल आर वेक्टर कॉमा टी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिफ्थ इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ इक्वेशन में हमारे पास ये था साई आर वेक्टर कॉमा टी इज इक्वल टू समेशन n a n t साई n 0 आर वेक्टर कॉमा टी था हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास साई एल आर वेक्टर कॉमा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की जगह पर एल आ जाएगा और यहां पर ए एल टी आ जाएगा ऊपर 2 सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन के लिए, और यहां पर एन की जगह पर हमारे पास ये वाली स्टेट आ जाएगी साई एम आर वेक्टर कॉमा टी। इस इनिशियल स्टेट की जगह पर ये वाली स्टेट आ जाएगी जो कि ये शो कर रही है कि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन के बाद सिस्टम यहाँ पर इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 22 इट इज क्लियर दैट ड्यू टू सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन सिस्टम विल मेक ट्रांजिशन फ्रॉम साई एम आर वेक्टर कॉमा टी टू साई एल आर वेक्टर कॉमा टी वेयर साई एल आर वेक्टर कॉमा टी इज इक्वल टू दिस, और AL2T की वैल्यू हमारे पास 22nd इक्वेशन में है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिस्टम की इस स्टेट में होने की, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ये इस स्टेट की जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास वो ये है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड के मॉड का स्क्वायर करें तो वो हमें प्रोबेबिलिटी देगा जो कि होगी PL
टू मीन्स सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन, और ये एल स्टेट की प्रोबेबिलिटी है और साथ में ये टाइम डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमें AL2T का मॉड का स्क्वायर करना होगा। आप इस AL2T की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके दिखा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बट आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है एग्जाम में, जहां पर AL2T की वैल्यू जो है वो 22nd इक्वेशन से दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन करवाने के लिए आपको अगेन बाहर से परटर्बेशन देना होगा इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट फोटोन। आप परटर्बेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट फोटोन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, ओमेगा LM होगी, ओमेगा LM। और ओमेगा LM किसके बराबर होगा, EL0 माइनस EM0 बाय H कट के बराबर होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और स्टूडेंट्स आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो समेशन है उसमें M नॉट इक्वल टू L होगा। अगर M नॉट इक्वल टू L होगा तभी सिस्टम जो है इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, तभी ये जो डिफरेंस है वो नॉन जीरो डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर आपको लिखनी होगी साथ में कि M जो है यहाँ पर नॉट इक्वल टू L है, L नॉट इक्वल टू M लिख दो या M नॉट इक्वल टू L लिख दो, एक ही बात है। क्योंकि हम L स्टेट की बात कर रहे हैं तो पहले आप यहाँ पर L लिख दो, L नॉट इक्वल टू M। इस तरह से आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जो है वो खत्म होती है, जिसमें हमने जीरो ऑर्डर परटर्बेशन, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एंड सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन जो है वो स्टडी कर लिया है। जीरो ऑर्डर परटर्बेशन में सिस्टम की स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रही थी और कोई भी हमें ट्रांजिशन देखने को नहीं मिल रही थी। फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन में सिस्टम जो है वो इस स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा था, इस इनिशियल स्टेट से इस इनिशियल स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा था। और यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट था, टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, उसे हमने AM1T से डिनोट किया था, जो कि नॉट इक्वल टू 0 निकल के आया था। और सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन के कारण सिस्टम जो है वो इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन करेगा और इसके लिए जो हमारे पास कोफिशिएंट था वो AL2T था और जो कि नॉट इक्वल टू 0 निकल के आया था। सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन के लिए ये सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन है और सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन की कंडीशन क्या होगी कि L जो है वो M के बराबर नहीं होगा और फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन की कंडीशन क्या होगी कि M जो है वो N के बराबर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। मिलेंगे उन लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।